ओके डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के उस भाग में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखे हैं और उसमें हमने पुर्तगाली और डचों को देख लिया है। और आज हम देखेंगे अंग्रेजों का आगमन। और अंग्रेजों का आगमन देखेंगे कि सबसे पहले उस कंपनी का स्थापना होता है, तो उसके बाद कब भारत में वहाँ पर अनुमति के लिए आते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ अपने कंपनी को स्थापित करते हैं। उसके बाद भारत से जो भारतीय शासक है उनसे समय समय पर व्यापारिक रियायतें प्रदान करते हैं, प्रदान नहीं, अपने व्यापारिक रियायतें लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पर रह जाते हैं, उसको राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। जो यहाँ पर देखेंगे शुरू जो मुख्य रूप से जो तथ्य है वो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो होगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर कुछ बस उसके परिचय के लिए देखेंगे। तो देखिए, देखते हैं कि शुरू में क्या हुआ। जब कंपनी का स्थापना हुआ 1599 ईस्वी में, तो उसके अगले साल यानी 1600 ईस्वी में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, जो उनको उस कंपनी को एक चार्टर के माध्यम से पूर्व विदेश के साथ यानी भारत के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एकाधिकार देती है और एक जिसे एक लिखित रूप से अनुमति मिलता है चार्टर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ कंपनी आती है, अपना अपना उसका अधिकारी आता है। उसके बाद यहाँ पर व्यापार करने के लिए यहाँ पर अपना जो भी यहाँ शासक हैं उससे अनुमति लेते हैं। तो उसी को चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखिए, पहले कंपनी की स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। कहीं कहीं 1600 ईस्वी में भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1599 का अंतिम महीना चल रहा था। तो कभी कोई कोई किताब लिख देता है कि 1600 ईस्वी में, लेकिन हुआ था स्थापना 1599 ईस्वी में। तो कंपनी का स्थापना होता है उसके बाद 1600 ईस्वी में कंपनी को वहां की महारानी थी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ से व्यापारिक एकाधिकार मिलता है। एकाधिकार मिलने के बाद क्या हुआ कि उस कंपनी के अधिकारी ने आते हैं भारत में अपना यहाँ के शासकों से अनुमति लेने के लिए। तो शुरू में आते हैं, तो उसके बाद 1608 ईस्वी में वहाँ के जो अगला शासक बनते हैं जेम्स प्रथम, उन्होंने एक दूत के भेजते हैं और भारत में अकबर के पास भेजते हैं कि अपने उसके क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। जो क्योंकि यहाँ पर अनेक यहाँ पर यूरोप के देश पहले आ चुके थे, जैसे पुर्तगाल, डच, तो यहीं पर उनका प्रतिद्वंद माने वहाँ पर उसको झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने भारत के शासक से अनुमति लेने के लिए भेजते हैं। तो देखिए, उन्होंने भेजे हैं अकबर के दरबार में 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में यहाँ के सम्राट होते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम होते हैं, उन्होंने 1660 ईस्वी में भेजते हैं अपने एक दूत को, जिनका नाम था विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस पूरा नाम था। और उनको भेजे थे अकबर के दरबार में, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में भी वर्तमान में अकबर की शासन चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पर आते हैं 1609 ईस्वी में, तो यहाँ पर देखिए कि नहीं, अकबर यहाँ नहीं है, उनके मृत्यु हो चुका था 1605 ईस्वी में। अब उनके पुत्र जहांगीर अभी शासन चला रहे हैं। तो आते हैं जहांगीर के दरबार में। तो यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि जेम्स प्रथम किसके नाम से पत्र लिखकर भेजे थे विलियम हॉकिंस को, तो वह है अकबर के नाम से। और किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में। और एक और है, जब कंपनी का स्थापना हो रहा था तो भारत में उस समय शासक कौन था, तो अकबर। इस तरह से यहाँ पर 1609 ईस्वी में आते हैं। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं। जहांगीर के दरबार में आते हैं। और ये जो विलियम हॉकिंस था वो तुर्की के जानकार भी थे, तुर्की भाषा के तो इन्होंने आया जहांगीर दरबार में आते हैं। उसके बाद
बहुत अच्छे ढंग से जहांगीर को समझाते हैं बुझाते हैं कि देखिए आएंगे तो क्या लाभ होगा, हमें भी आपको भी। तो इस तरह से समझा बुझाने के बाद तो यहाँ पर कंपनी को एक्चुअल में अनुमति तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सहमति बन गई कि हम आपको देंगे। और जैसे वो उन्होंने अपना बताया कि हम सूरत में व्यापार करना चाहते हैं, तो जाते हैं सूरत में व्यापार करने लगते हैं, वहाँ पर कोठी का स्थापना करते हैं। तो हम उनको पुर्तगाली से थोड़ा उनका विरोध का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वहाँ पर उनका व्यापार नहीं हो पाया। तो लेकिन हम उनको व्यापार करने का मन था सूरत में, इसलिए चल जाते हैं वो दक्षिण भारत में यहाँ पर, क्योंकि पुर्तगाली ने इनको विरोध किया। तो उसके बाद यहाँ पर चल जाते हैं वो, यहाँ पर चल जाते हैं मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में व्यापार करते हैं 1611 ईस्वी में, लेकिन पुनः वो आते हैं सूरत में 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में जब यहाँ पर आते हैं सूरत में, तो इनको पुनः पुर्तगालियों से युद्ध लड़ना पड़ता है। और इस युद्ध को हम कहते हैं स्वाली का युद्ध, क्योंकि सूरत के गांव है, छोटा स्थान है वहां पर, उसी के नाम से इस युद्ध का नाम पड़ा है स्वाली का युद्ध। तो स्वाली का युद्ध जब हुआ यहाँ पर, यहाँ का स्वाली लिखा जाता है, स्वाली का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाल लड़ते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि पुर्तगाल यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इनका शक्तिशाली माना जाता था भारत में कि पुर्तगाल है शक्तिशाली है, तो यहाँ पर इनका जो यहाँ पर इनका जो शक्ति का जो था वो चकनाचूर हो गया। यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ पर बात उठता है कि क्यों नहीं जहांगीर अपने यहाँ के शासक होते हुए भी इनको अनुमति दिया। तो यहाँ पर बात ये उठता है क्योंकि जहांगीर को लगता है कि यहाँ पुर्तगाली शक्तिशाली है, क्योंकि जो पुर्तगालियों का काटेज अर्मिरा पद्धति था वो उसको अकबर ने भी लिया था। भले ही उसका शुल्क नहीं दिया, लेकिन उसका जो पोस्टर होता है, जिसका पत्र होता है, आदेश पत्र, वो अपने नाव पर चिपकाए हुए थे। इसलिए उनको लगता कि नहीं, पुर्तगाल से हमको पंगा भी नहीं लेना है। लेकिन क्या हुआ, जब ये पराजित हो जाते हैं पुर्तगाल स्वाली के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि नहीं, यहाँ पुर्तगाली से भी यहाँ शक्तिशाली अंग्रेज है, इसलिए उन्होंने जहांगीर ने अनुमति दे देते हैं 1613 ईस्वी में। और इस युद्ध में एक याद करने वाली बात है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस युद्ध में जो नौसेना था उसका नाम था रेड ड्रैगन। इस नाव ने जिताने में अंग्रेजों को काफी मदद किया। और इसी जहाज से जेम्स जो यहाँ पर जेम्स प्रथम ने भेजे थे विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस ने इसी जहाज से आया था, और इस युद्ध के इस नाव के माध्यम से यहाँ पर युद्ध लड़ा गया और यहाँ पर विजय भी होता है। तो इस तरह से 1613 ईस्वी में यहाँ पर पुर्तगालियों यहाँ पर 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को यहाँ पर व्यापार करने के लिए अनुमति मिल जाता है लिखित रूप से। तब देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर कंपनी का स्थापना होता है, और सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित होता है। देखिए आए थे 1608 ईस्वी में ही, तो आते आते ही बिना अनुमति के साथ सूरत में व्यापार करने लगते हैं। और तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले उनको कंपनी का स्थापित किए थे सूरत में ही किए थे। भले ही उनको अनुमति नहीं मिला था या पूरी तरह से नहीं बन पाया था, लेकिन बनाने की शुरुआत उन्होंने सूरत में ही कर देते हैं। इसलिए इनका प्रथम जो कोठी कहलाएगा वो 1608 ईस्वी में सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना होता है। उसके बाद 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में कोठी का स्थापना होता है। और कहा जाए कि अनुमति के साथ भारत में कौन सी जगह पर ब्रिटिशों ने स्थापना किया, तो है मछलीपट्टनम में। और यदि कहा जाए कि सबसे पहले भारत में कहाँ कंपनी का स्थापना हुआ, वो है सूरत में।
और उसके बाद आगे चलकर जो पूर्वी भारत के क्षेत्र में है वहाँ कब स्थापित करते हैं, तो है 1633 ईस्वी में उड़ीसा में स्थापना करते हैं। उसके बाद बंगाल में जो है 1651 ईस्वी में कंपनी का स्थापना करते हैं। देखिए 1633 ईस्वी में उड़ीसा के क्षेत्र में उड़ीसा में कोठी की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1651 ईस्वी में बंगाल में कंपनी का स्थापना करते हैं। इस तरह से जो स्थापना को लेकर जो यहाँ प्रश्न बनेगा यही है। उसके बाद देखेंगे कंपनी का स्थापना के बाद यहाँ पर रहते हैं तो उसको कौन कौन से शासक के साथ व्यापारिक रियायतें प्रदान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो व्यापार के लिए रियायतें प्रदान होता है वो गोलकुंडा के शासक देते हैं, और गोलकुंडा के शासक के सुनहरा फरमान जारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यापार करने की उनको अनुमति और विस्तार हो जाता है। तो सबसे पहले जो गोलकुंडा के शासक हैं उन्होंने उनसे अंग्रेजों का मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य फर्रुख सियर द्वारा दिया गया व्यापक व्यापारिक रियायतें थी, और इसको इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजों के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी रियायतें होगा। देखिए 1632 में गोलकुंडा के शासक 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से व्यापारिक रियायतें मिलता है। इसी को सुनहरा फरमान भी कहा जाता है कि गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान मिलता है 1632 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर उनको मुगल बादशाह फर्रुख सियर से भी अनुमति मिलता है। तो 1717 का कहा जाता है मैग्ना कार्टा। देखिए 1717 ईस्वी में क्या हुआ कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर से विशेष व्यापारिक रियायतें मिला। इसमें इतना व्यापारिक रियायतें मिल गया, इसको इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा, जो अंग्रेजों का जो व्यापारिक मैग्ना कार्टा कहलाता है, उसका कारण ये था कि इतना मुगल बादशाह खुश हुए कि उनको 3000 रुपये वार्षिक राशि के बदले में 3000 रुपये वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी या मुक्त व्यापार की अनुमति मिलता है। उसके साथ ही सूरत में 10,000 रुपये के बदले में यहाँ भी मुक्त व्यापार की अनुमति मिलता है। सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक में मुक्त व्यापार यहाँ भी मिलता है। मुक्त व्यापार का अनुमति मिल जाता है। उसके साथ ही क्या होता है, जो बम्बई में उनका सिक्का चल रहा था अंग्रेजों का, वो पूरे मुगल साम्राज्य में, मुगल क्षेत्र में उसको चलाने की अनुमति मिल जाता है, उसकी मान्यता मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा अंग्रेजों के मिल के व्यापारी रियायतें जो अभी तक किसी भी यूरोपीय कंपनी को नहीं मिला था, इसलिए इसको कहा जाता है 1717 का मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए। मैग्ना कार्टा इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखिएगा।
तो इसको देखिए क्यों मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों पर इतना खुश होकर इतना बड़ा रियायतें प्रदान किया। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1727 में उनको बहुत बड़ा रोग हो गया था कुछ, और उनको तबीयत ठीक नहीं हो रहा था भारतीय डॉक्टर से। तो उनको एक ब्रिटिश डॉक्टर आया, उनको इलाज किया तो ठीक हो गए। तो उसी के बदले में उन्होंने खुश होकर पूरा कंपनी को बोल दिया कि आप व्यापार कर सकते हैं पूरा बंगाल में, केवल 3000 रुपये वार्षिक देकर। आपको 3000 रुपये अधिक लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि उस समय भारत की जो समृद्ध राज्य था वो बंगाल था, और बंगाल में लाखों रुपया का व्यापार होता था, करोड़ों रुपया का। इसलिए मात्र उनको एक समझ फ्री में मिल गया। और यहाँ पर ये भी नहीं कहा गया है कि जो मुक्त व्यापार का अनुबंध मिलता है, दिया जा रहा है, वो कंपनी के लिए है कि कंपनी के जो वहाँ के अधिकारी है वो निजी स्तर पर व्यापार करते थे, उनके लिए भी है। तो यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया था। इसलिए यही मुख्य कारण बनता है जो प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में, उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया, इसलिए वहाँ पर बंगाल के नवाब और ब्रिटिश अधिकारी जो कंपनी के हैं उनके बीच मतभेद होता है, प्लासी युद्ध होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि बंगाल पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाता है। तो यही है। उसके साथ क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद रहते हैं, अपने व्यापार करते हैं, तो उसके बाद अपना किले के निर्माण करते हैं। किले के करने तत्पर है कि वहाँ पर अपना पूरा ब्रिटिश जो भी अधिकारी है कंपनी के वो भी रहेगा। उसके बाद वहाँ वस्तु रखा जाएगा गोदाम जैसा, बहुत बड़का कहलाता है। तो तीन किले के निर्माण होता है, जो कि है देखिए फोर्ट सेंट जॉन, जो कि मद्रास में बनाते हैं। ये बनाते हैं, क्या होता है कि 1640 ईस्वी में, पहले 39 में, एक साल पहले लीज पर लिया था इस मद्रास को और व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक साल रह कर उसके बाद वहाँ पर जम गए। वहाँ पर अपन सिचुएशन देखें कि यहाँ पर तो शासक कमजोर है, इसलिए उसको छीन लिया गया मद्रास को। तो 1640 ईस्वी में मद्रास को वहाँ के शासक से छीन कर वहाँ पर किले का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद बंगाल में भी निर्माण किया जाता है किले का, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम के नाम से, और पुडुचेरी में फोर्ट लुई के नाम से एक किले का निर्माण किया जाता है। उसके साथ एक और है, जब वहाँ पर आते हैं थी अनुमति के लिए, उस समय एक और 1615 में सर थॉमस रो आते हैं, जो कि जहांगीर ने उनको पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। एक और इसमें देखिए पहले का जो पॉइंट है उसमें देख लीजिए, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को समस्त मुगल क्षेत्र में व्यापार के लिए अनुमति मिलता है। उसके बाद देखते हैं ऐसा नहीं है कि मुगल बादशाह से, मुगल साम्राज्य जो शासक हैं उनसे अंग्रेजों का रिश्ता अच्छा ही चला। क्या हुआ कि 1686 ईस्वी में यहाँ पर औरंगजेब से एक संघर्ष भी करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बंगाल में एक स्थान पड़ता है हुगली का क्षेत्र, पड़ता है, उसमें अंग्रेजों द्वारा वहां पर लूटपाट किया जा रहा था। और उसी को लूटपाट करने के क्रम में क्या हुआ कि वहां पर औरंगजेब से संघर्ष करना पड़ता है 1686 ईस्वी में। संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में क्या होता है, जब यहाँ मुगल सैनिक और ब्रिटिश का जो भी सेना था उससे यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से उनको भगा दिया जाता है हुगली के क्षेत्र से। और भगा देने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर फिर अंग्रेज यहाँ पर अपने बुद्धिमानी दिखाते हुए उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर औरंगजेब ने उनको फिर से अनुमति दे देते हैं कि ठीक है आप व्यापार कीजिए, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से समझा बुझा कर उसको डांट कर उसको फिर से अनुमति दे देते हैं। तो यही है कि माफी मांगने पर एवं
हर्जाना लेकर व्यापार करने की अनुमति पुनः मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है बताया है कि 1640 ईस्वी में मद्रास पर नियंत्रण हो जाता है, अंग्रेजों का छीन लिया जाता है। उसके बाद वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की किले का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर इस कंपनी जो नाम था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम शुरू में कुछ और था, लेकिन 1833 के चार्टर के माध्यम से उस कंपनी का नाम चेंज करके केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। और क्या एक और भी है जो कि यूरोपीय कंपनी आता है जो डेनिश कहलाता है, उसका नाम है, वो डेनमार्क कंपनी आई थी, इसलिए वहाँ के व्यक्ति को, वहाँ के नागरिक को डेनिश कहा जाता है। तो डेनिश देखिए वो यहाँ पर बहुत दिन तक नहीं रहे हैं, वो आए और यहाँ पर देखे कि यहाँ पर ब्रिटिश और डच और यहाँ पर पुर्तगाली यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर बहुत ही प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, इसलिए वो भी यहाँ पर टिक नहीं सके और उन्होंने 1620 में आए और अपना कंपनी के निर्माण 1620 में करते हैं तमिलनाडु के ट्रंकोवाड में। और वहीं से फिर जब देखे कि यहाँ पर उनके व्यापार करने के अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपना जो भी वहाँ पर व्यापारिक किले बनाए थे वो अंग्रेज से बेच देते हैं और भाग जाते हैं, चले जाते हैं। बस उनका उल्लेख मात्र ही है कि 1600 उनका पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना 1620 ईस्वी में, देखिए डेनिश का पहला कारखाना तमिलनाडु के ट्रंकोवाड में हुआ था। तो बस इसका उल्लेख नहीं मात्र है डेनिश के कि वो आए और चले गए, अंग्रेज से उनको सभी जो भी व्यापारिक उनका किला था उसको बेच बाच कर चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो भी कंपनी के है ब्रिटिश के लिए है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कर्नाटक की युद्ध, अभी बाकी है एक फ्रांसीसी कंपनी का आगमन यहाँ देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कर्नाटक की युद्ध, बंगाल में पलासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध आदि, इसको देखते हुए आगे हम चलेंगे। तो ये रहा आपके लिए, और आगे बढ़ने रहिए और देखते रहिए, और अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो धन्यवाद।